A very good morning, 8th class. Today we will start fifth chapter of your science book, Coal and Petroleum. Introduction. We use various materials for our basic need. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं अपने डेली नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें से कुछ हमें प्रकृति के द्वारा मिलती हैं और कुछ ह्यूमंस के एफर्ट्स के द्वारा बनाई जाती हैं. Few materials required by life forms to meet the basic needs comprise of air, water, soil, forest, minerals, etc. कुछ मटेरियल्स जो हमें चाहिए होते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपनी बेसिक नीड्स के लिए, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, जंगल, मिनरल्स जो खनिज होते हैं और वगैरह जो सब बाकी चीज़ें होती हैं वो हमें कहाँ मिलती हैं? नेचर से मिलती हैं. Such materials which are available in on or above the earth naturally are called natural resources. वो materials जो available होते हैं अर्थ पर naturally, उन्हें हम क्या कहते हैं? Natural resources कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक स्रोत. These resources may be present in nature in limited amount और unlimited amount. और ये जो स्रोत होते हैं वो हमारी प्रकृति के अंदर मौजूद होते हैं सीमित मात्रा में और कई बार असीमित मात्रा में भी. डिपेंडिंग अपन दिस फैक्ट नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज. और इस फैक्ट को क्लासिफाइड किया गया है हमें नेचुरल रिसोर्स को. फर्स्ट है इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और सेकंड है एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो अब पहले हम फर्स्ट पढ़ते हैं इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि वो रिसोर्सेज जो हमेशा भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं. The resources which are present in unlimited amount and are not likely to get exhausted or depleted in near future by different human activities. यानी कि वो स्रोत जो हमारे प्रकृति के अंदर मौजूद होते हैं असीमित मात्रा में और जो नहीं ख़त्म होते, कभी खाली नहीं होते फ्यूचर में हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा. Such resources can be replenished and recycled, therefore also called renewable resources. और ये रिसोर्सेज होते हैं वो फिर से भरे जा सकते हैं, रिसाइकल किए जा सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं. These resources cannot cause pollution but we still lack suitable techniques to exploit them. ये रिसोर्सेज पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते लेकिन हम इनको एक्सप्लॉइट करने के लिए सूटेबल सही तकनीक का इस्तेमाल करते हैं. सो देयर एक्सप्लॉइटेशन इज़ नॉट ईजी. तो इनका जो एक्सप्लॉइटेशन होता है जो ख़त्म कर मतलब आसान नहीं होता. जैसे एग्जांपल के लिए सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ये सब क्या है? हमारे एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि संपूर्ण मात्रा में जो प्रकृति में मौजूद होते हैं. सेकंड है हमारा एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि संपूर्ण प्राकृतिक स्रोत. द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन नेचर इन लिमिटेड अमाउंट. और ये रिसोर्सेज हमारे नेचर के अंदर लिमिटेड अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. दीज आर लाइकली टू गेट एक्सहॉस्टेड इन नियर फ्यूचर बाय डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स. और ये हमारे ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के द्वारा फ्यूचर में ख़त्म हो सकते हैं इफ़ नॉट यूज जुडिशियसली, अगर हम इन्हें सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे. सच रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिसाइकल्ड और रिप्लेनिश्ड. इन रिसोर्सेज को रिसाइकल नहीं किया जा सकता और फिर से रिप्लेनिश्ड यानी कि फिर से नहीं कंप्लीट किया जा सकता. देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. और इसीलिए हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, मेटेलिक मिनरल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, etc. तो हमारे पास एग्जाम्पल कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, मिनरल्स हो गए, सोना हो गया, चांदी हो गया, सब क्या है इसके एग्जाम्पल हैं. लेट कंपेयर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. आइए हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं. देखिए फर्स्ट है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का फर्स्ट पॉइंट. द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूइड एंड रिसाइकल्ड नेचुरली. वो रिसोर्सेज जिन्हें हम रिन्यूड कर सकते हैं और रिसाइकल कर सकते हैं नेचुरली, वो क्या है हमारा रिन्यूएबल. और इसके अगर हम सेकंड नेक्स्ट तरफ देखें नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है? द रिसोर्स विच कैन नॉट बी रिन्यूड और रिसाइकल्ड. इसको हम रिन्यूएबल को रिसाइकल और रिन्यू कर सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल को रिसाइकल और रिन्यूड नहीं कर सकते नेचुरली. रिन्यूएबल में दीज इंक्लूड लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज. इसके अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्स आते हैं लेकिन नॉन रिन्यूएबल में सिर्फ. तो अब तक हमने
टू डिफरेंसेस देखें रिन्यूएबल रिसोर्स में और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में। फर्स्ट क्या था, जो रिन्यूएबल रिसोर्स होता है उसे हम रिसाइकल कर सकते हैं नेचुरली और नॉन रिन्यूएबल को नहीं कर सकते। सेकंड, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में नॉन लिविंग रिसोर्स इंक्लूड होते हैं और नॉन रिन्यूएबल में नॉन लिविंग रिसोर्स इंक्लूड होते हैं। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का थर्ड पॉइंट, दीज आर अनलिमिटेड एंड कैन बी मेक अवेलेबल फॉर लॉन्ग पीरियड इफ़ यूज जुडिशियसली। ये रिसोर्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं और अवेलेबल होते हैं लंबे टाइम तक के लिए अगर हम इनका विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये लिमिटेड होते हैं नेचर के अंदर और ये लॉन्ग टाइम के लिए अवेलेबल नहीं होते। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल है एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट एंड एक्सेट्रा। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एक्सेट्रा। लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि सीमित मात्रा में जो स्रोत हमारे पास होते हैं। Inexhaustible natural resources are believed to last for longer duration as they are renewable and can be replenished। जो हमारे पास सदा भरपूर तरीके में रहने वाले नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो लंबे टाइम ड्यूरेशन तक हमारे साथ होते हैं और वो रिन्यूएबल होते हैं और उन्हें फिर से भरा जा सकता है। बट जो हमारे एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो स्थापित किए जाते हैं, सप्लाइड किए जाते हैं स्लोली और एक लिमिटेड अमाउंट में, रिजल्टिंग इन एनर्जी क्राइसिस। अगर उनका सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो संकट होता है कि वो आगे हमारे पास रहेंगे या ख़त्म हो जाएंगे। मेन रिसोर्स ऑफ एनर्जी क्राइसिस आर, हमारे पास जो मेन रीजंस हैं एनर्जी क्राइसिस के वो क्या हैं, एवर इंक्रीजिंग कंज्यूप्शन यानी कि हमेशा उनका इस्तेमाल होता है। डे बाय डे न्यू एप्लियंसेस आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट्स, दिन पर दिन मार्केट में बाज़ार में एक नई नई तरीके की चीज़ें आ रही हैं। दीज एप्लियंसेस हैव मेड आवर वर्क ईजियर एंड देयरफॉर वी हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन दैम। और इन एप्लियंसेस से क्या होता है, हमारा काम आसान होता है, इसलिए हम उनके ऊपर क्या होते जा रहे हैं, डिपेंड होते जा रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड दीज कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी टू रन, लेकिन इसके अलावा दूसरी तरफ क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। एज अ रिज़ल्ट फ्यूल कंज्यूप्शन इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली, और इसका रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है कि फ्यूल हमारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो पुट अ प्रेशर ऑन दिस एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो हमारा स्रोत हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, वो भी एक प्रेशर है एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज पर। और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड, और ऐसा तो है नहीं कि रिसोर्सेज बराबर मात्रा में हमारे संसार में बांटे गए हैं। एग्जाम्पल के लिए मोस्ट ऑफ द ऑयल वेल्स आर कंसनट्रेटेड इन अरेबियन कंट्रीज़, यानी कि जो तेल के बहुत सारे कुएँ हैं वो कहाँ पर हैं, अरेबियन कंट्रीज़ के अंदर हैं। तो ऑयल कहाँ प्रोड्यूस होता है, यानी कि इंडिया के अंदर इनफ ऑयल नहीं होता जो हमारी डिमांड्स को पूरी कर सके। सो वी हैव टू डिपेंड ऑन दीज अरेबियन कंट्रीज़ फॉर ऑयल। तो हम ऑयल के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, अरेबियन कंट्रीज़ पर डिपेंड करते हैं। वेस्टेज, ड्यू टू इग्नोरेंस एंड नेग्लिजेंस ऑफ पीपल कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी गो वेस्टेड। अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, इग्नोर करते हैं लोग उसका, तो हमारे क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी का वेस्ट हो रहा है ना। नाउ फ्यूल यानी कि ईंधन, द सब्सटेंस दैट इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी एट रीजनेबल कॉस्ट इज नॉन एज फ्यूल। वो सब्सटेंस जो बर्न होता है और हीट प्रोड्यूस करता है एनर्जी एक रीजनेबल कॉस्ट पर, उसे कहते हैं फ्यूल कहते हैं। Fuels contain potential energy that is locked within the chemical bonds of their constituent molecules। जो हमारे फ्यूल्स होते हैं वो कंटेन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को और लॉक करते हैं केमिकल उनके बॉन्ड्स को, और जो उनके घटक होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। ऑन बर्निंग दीज मटेरियल्स अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज रिलीज्ड एज हीट, और इनको बर्न करने पर एक बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। दिस हीट एनर्जी इज़ यूज टू रन मशीन, और इस हीट एनर्जी का यूज़ हम किस लिए करते हैं, मशीन्स को चलाने के लिए। नाउ कम टू कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज़ द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ दैट फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, फ्यूल की वो वैल्यू होती है जो हीट को ऑब्टेंड करती है बर्न करने पर 1 ग्राम पे कितना फ्यूल बर्न हो रहा है। इट इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड इन कैलोरीज,
और इसे हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, कैलोरीज में, यानी कि 1 कैलोरी में 4.1868 जूल होते हैं। द हायर द कैलोरीफिक वैल्यू द बेटर इज़ द फ्यूल। जो हमारी हायर कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बेटर होती है किससे, फ्यूल से। द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज़ जूल। जो एसआई यूनिट होती है कैलोरीफिक वैल्यू की, वो क्या होती है, जूल होती है पर ग्राम पर। तो द यूनिट किलोजूल पर ग्राम इज़ कॉमनली यूज्ड, इसीलिए यूनिट किलोजूल पर ग्राम पे यूज़ की जाती है कॉमनली। यहाँ पे आपको देखो कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है सम कॉमन फ्यूल्स की। वुड की 16.7 होती है, कोल की 25 to 33 होती है। तो इसको आप 1 by 1 रीड करेंगे। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज़ यूजुअली डिटरमाइंड बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ अ नॉन मास ऑफ द गिवन फ्यूल। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है फ्यूल्स की, वो यूजुअली डिटरमाइन की जाती है जब उसको कम्प्लीटली बर्न किया जाता है और नॉन जाना जाता है मास ऑफ द गिवन फ्यूल में। आफ्टर बर्निंग सम फ्यूल्स प्रोड्यूस मोर हीट वेयरएज अदर प्रोड्यूस लेस हीट। कुछ फ्यूल्स ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं और कुछ फ्यूल्स कम हीट प्रोड्यूस करते हैं। द यूज़फुलनेस ऑफ अ फ्यूल इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। जो उसकी यूज़फुलनेस होती है वो मेजर्ड की जाती है किस टर्म्स में, कैलोरीफिक वैल्यू के टर्म्स में। द हायर द कैलोरीफिक वैल्यू द बेटर द फ्यूल विल बी। जो हमारी हायर कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो फ्यूल होता है, वो क्या होता है, फ्यूल होता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। जो मिनिमम टेम्परेचर वो सब्सटेंस कैच करता है उसे हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। फ्यूल विद लो इग्निशन टेम्परेचर आर कंसिडर्ड गुड फ्यूल्स। वो फ्यूल जो लो इग्निशन टेम्परेचर रखता है उसे कैसे कंसिडर किया जाता है, एक गुड फ्यूल के रूप में।